वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि टेस्टिंग क्या होती है, डिबगिंग क्या होती है, एरर्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन किसे कहते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात किया था। एक बार हल्का सा उस टॉपिक की ओर रिवीजन करते हुए हम डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक था टेस्टिंग एंड डिबगिंग। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए इसको एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। टेस्टिंग और डिबगिंग। टेस्टिंग का मतलब हमने बताया था कि जब भी कभी प्रोग्राम में आने वाली जो एरर्स होती हैं, यानी प्रोग्रामिंग एरर्स आर नोन एज बग्स, उन्हें हम बग के नाम से जानते हैं। प्रोग्राम में जो भी एरर्स आती हैं उन्हें हम बग के नाम से जानते हैं। और उस एरर को रिमूव करना या उस एरर को करेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे ही डिबगिंग के नाम से जाना जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इज कॉल्ड डिबगिंग। यानी जब भी कभी उस एरर को करेक्ट किया जाए या जो है डिटेक्ट किया जाए तो उस प्रोसेस को डिबगिंग कहा जाता है। टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? टेस्टिंग इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग बग्स और एरर इन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट डन मैनुअली बाय टेस्टर और कैन बी ऑटोमेटेड। यानी टेस्टिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर प्रोग्रामिंग एरर्स को आप क्या करते हो? फाइंड करते हो, ढूंढते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिंग कहते हैं। उसी जगह जो डिबगिंग होता है, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग और करेक्टिंग एरर्स, यानी उस एरर को करेक्ट करना, उस एरर को डिटेक्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है? डिबगिंग। डिबगिंग प्रोसेस इज फिक्सिंग द बग्स फाउंड द टेस्टिंग फेज। यानी जो भी आपने टेस्टिंग फेज में एरर पाई होती है उन्हें फिक्स कर देना और उसके साथ साथ उसको जो है डिबग करना, यानी उसे हटा देना। दोनों के बीच में अंतर भी आपको बताया गया था, डिफरेंस भी बताया गया था। टेस्टिंग और डिबगिंग में क्या डिफरेंस है? जैसे टेस्टिंग आपकी जो होती है क्या है? द पर्पस ऑफ द टेस्टिंग इज़ टू फाइंड द बग और एरर। यानी टेस्टिंग क्या है? एक ऐसा पर्पस है जिसमें आप एरर को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, एरर को रिमूव करते हो। और डिबगिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिबगिंग इज़ टू करेक्ट दोज एरर। यानी उस एरर को करेक्ट करना ही क्या कहलाता है? डिबगिंग। टेस्टिंग डन बाई टेस्टर। टेस्टिंग कोई भी कर सकता है, बट डिबगिंग इज़ डन बाई प्रोग्रामर। लेकिन डिबगिंग कौन कर सकता है? जिसको प्रोग्राम के बारे में नॉलेज हो या जिसने प्रोग्राम बनाया हो, वही क्या कर सकता है? डिबग कर सकता है। टेस्टिंग कैन बी ऑटोमेटेड। वो ऑटोमेटेड भी टेस्टिंग हो सकती है, बट डिबगिंग कांट बी ऑटोमेटेड। जब तक आप उसे डिबग नहीं करते हैं, जब तक एरर रिमूव नहीं करते हैं, तब तक डिबगिंग नहीं हो सकती है। इट कैन बी डन बाई आउटसाइडर लाइक क्लाइंट। यानी टेस्टिंग क्लाइंट के द्वारा भी किया जा सकता है, बट डिबगिंग जो होता है वो ओनली प्रोग्रामर या डेवलपर ही डील करता है। मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग कैन बी डन विदाउट डिज़ाइनिंग नॉलेज। यानी ज़्यादातर जो टेस्टिंग हमारी होती है वो अगर नॉलेज नहीं भी है तब भी उसे क्या किया जा सकता है? डिज़ाइन किया जा सकता है। लेकिन डिबगिंग कांट डन विदाउट प्रॉपर डिज़ाइन नॉलेज। जब तक प्रॉपर आपको डिज़ाइन नॉलेज नहीं होगा तब तक उस एरर को हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा टेस्टिंग और डिबगिंग। इसके बाद हमने आपको बताया था कि प्रोग्राम में आने वाली जो एरर्स होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ध्यान से देखिएगा। एक होता है सिंटैक्स एरर, फिर आता है लिंकिंग एरर, फिर आता है रन टाइम एरर और उसके बाद में आता है लॉजिकल एरर। जो सिंटैक्स एरर होता है, सिंटैक्स का मतलब होता है प्रोग्राम में जो भी कुछ आप लिखते हैं तो लिखने का जो रूल्स होता है उस रूल्स को ही हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। और अगर आपने उस लिखे हुए रूल्स में कोई मिस्टेक किया होता है तो उसे हम जो है सिंटैक्स एरर के नाम से जानते हैं। तो दिस एरर रिजल्ट व्हेन द रूल्स और सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्राम लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड। यानी अगर आपने उसके रूल को फॉलो नहीं किया है, जो उसके लिखने का तरीका है आपने उस तरीके से उस चीज़ को डिफाइन नहीं किया है, तो ऐसी एरर को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने स्टेटमेंट यूज़ किया c इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? सिंटैक्स एरर है। क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि इसे लिखने के लिए हमें क्या करना होता? c इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन लगाना होता। तो इससे पहले जो आपने ऊपर लिख रखा है इसमें आपके पास में जो है मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है? यहाँ पर आपके पास में ब्रैकेट और सेमीकोलन की एरर है। तो ये तो हमारा हो गया कि सिंटैक्स एरर क्या। नेक्स्ट आता है लिंकिंग एरर। लिंकिंग एरर क्या है? लिंकिंग एरर क्या है? सिमेंटिक एरर इज द एरर दैट अकर्स व्हेन द पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड द मीनिंग। यानी जब भी कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट आप लिखते हैं जिसकी कोई मीनिंग हमें प्रोवाइड नहीं होती है, ऐसे करके मोस्टली आपको जो वार्निंग टाइप में एरर्स मिलती हैं वो हमारी इसके अंतर्गत आती हैं। तो इट मे अकर ड्यूरिंग द लिंकिंग प्रोसेस। ये हमेशा कब होता है? जब आप लिंकिंग प्रोसेस में कोई मिस्टेक करते हैं। सच एज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने स्टेटमेंट दिया है a प्लस बी इक्वल सी, तो ये एक टाइप की हमारी लिंकिंग एरर हुई। इसको हमें देना कैसे चाहिए था? c इज इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास है रन टाइम एरर।
जैसा कि नाम से ही पता है कि जब कभी कोई ऐसी एरर हो जो रन टाइम पर आपको दिखे। जब आप इसका आउटपुट देते हैं तो आउटपुट देखते समय इसमें कुछ गार्बेज वैल्यूज़ मिलती हैं, कुछ नेगेटिव में, कुछ ऐसी वैल्यूज़ जिसका कोई मतलब ना हो, तो ऐसी एरर को हम रन टाइम एरर के नाम से जानते हैं। इसमें कंपाइलेशन आपका सक्सेसफुली हो जाता है, लेकिन जब आप रन कराते हैं तो उस समय आपका आउटपुट में गार्बेज वैल्यू आती है। और ऐसा होता किस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए आपने किसी नंबर को डिवाइड किया 0 से, या फिर मान लीजिए आपने कोई जो है इसमें आपने क्या किया, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला। ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो रन टाइम एरर्स में आती हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल एरर। ये एरर का मतलब जहाँ पर आप लॉजिक ही गलत दे दें, आपको करना हो मल्टीप्लाई लेकिन आप कर क्या रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तब ऐसी एरर हमारी जो होती है, इस एरर को हम क्या कहलाते हैं, लॉजिकल एरर कहलाते हैं। जैसे कहीं आपको ग्रेटर देन करना है, आप लगा रहे हैं लेस देन, तो मतलब हमने क्या किया है, प्रोग्राम में लॉजिक को ही गलत दिया है, तब ऐसी एरर को लॉजिकल एरर कहा जाता है। तो ये तो बातें थी कि एरर्स क्या होती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आया था डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जब भी कभी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम का जो कंप्लीट आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखते हैं, उसी कंप्लीट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को ही हम डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जानते हैं। डॉक्यूमेंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा होता है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जो यूज़र के लिए आप क्रिएट करते हैं कि प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करना है, प्रोग्राम में कौन सी वैल्यू देनी है, प्रोग्राम में कौन कौन से रूल्स हैं जो यूज़र को फॉलो करने पड़ेंगे, किस टाइप के मैसेजेस यूज़ करने होंगे, तो वो जितनी भी चीज़ें आप यूज़र के लिए देंगे वो सभी चीज़ें हमारा यूज़र डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। यानी यूज़र के लिए दिए गए जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस हमारे यूज़र डॉक्यूमेंटेशन कहलाते हैं। लेकिन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हुआ जहाँ पर आप कुछ प्रोग्राम के कोड्स लिखते हो और उन कोड्स का जो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका जो यूज़ किया जाए ये प्रोग्रामर के लिए किया जाए कि आगे चल करके अगर उस प्रोग्राम में हमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो, कोई चेंजेस करना हो, तो उन कोड्स में जा करके हम चेंजेस कर सकें। इसमें प्रोग्राम आपने कैसे बनाया, प्रोग्राम में आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, प्रोग्राम में कौन कौन से कोड का यूज़ किया, वो सारी चीज़ें हमें इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देनी होती है जिससे उस प्रोग्राम को आगे अपडेट किया जा सके। तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन को टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये तो हमारा टॉपिक वो था जो इससे लास्ट क्लास में बताया गया था। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी नेक्स्ट क्लास बताने जा रहे हैं। आज की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि आज एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आप अपने प्रोग्राम का देखेंगे कि प्रोग्राम हमें बनाना कैसे होता है। तो आइए पहले उसकी कुछ छोटी छोटी बातों को जाना जाए और उसके बाद में प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा वो सभी चीज़ें हम एक एक करके आपको डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास टॉपिक क्या स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सी क्या है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी इज़ द जनरल पर्पस कंप्यूटर लैंग्वेज। एक हमारी जनरल पर्पस कंप्यूटर लैंग्वेज है। इट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड बाई डेनिस एम रिचे। याद रखिएगा सी लैंग्वेज के जो क्रिएटर हैं इनका नाम है डेनिस एम रिचे। इन 1972 इन्होंने कब बनाया था सी लैंग्वेज को, 1972 फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और सी लैंग्वेज को बनाने के पीछे इनका मेन मकसद क्या था, क्योंकि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि केन थॉमसन ने बनाया था, उसी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, सिस्टम इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। तो उसके लिए इन्होंने बी लैंग्वेज को सी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, देन इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो इस तरीके से ये को डेवलपर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी माने जाते हैं। तो याद रखिएगा सी लैंग्वेज के जो क्रिएटर हैं इनका नाम डेनिस एम रिचे है। इन्होंने 1972 में सी लैंग्वेज को क्रिएट किया। अब इसके बाद में आते हैं हम अपनी लैंग्वेज की तरफ। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं लेकिन इनको ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि सी लैंग्वेज में जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलता है। और जैसा कि ओ लेवल में होता है कि आपके जो पेपर होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 40 नंबर के मार्क्स आपके होते हैं जिसमें से आपको 20% कंपलसरी होता है। यानी अगर आप पार्ट 1 में 40 नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 50% कंपलसरी होते हैं, यानी 20 नंबर आपको लाने होते हैं। तो अगर आप उसमें से 50% नहीं ला पाते हैं तो आपके बी पार्ट की कॉपी नहीं चेक होती है। और वहाँ पे 20 नंबर जो आपके लाने होते हैं वो 20 नंबर इन्हीं छोटी छोटी लाइनें होती हैं, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना होता है। इसी टाइप के बहुत ही सिंपल से ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर उन चीज़ों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो वही पेपर आपको डिफ़िकल्ट लगता है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और वैसे भी जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने जा रहे हैं तो उसके अंदर हर एक चीज़ को क्या कहते हैं ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है कैरेक्टर सेट। यानी कैरेक्टर सेट है क्या। A character set denotes any alphabet, digit और special symbol used in represent the information। यानी सी प्रोग्रामिंग में, सी लैंग्वेज में जो भी आप इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसी भी अल्फ़ाबेट, किसी भी डिजिट और किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। इसी अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल का जो हम एक सेट बनाते हैं, इसी सेट को हम कैरेक्टर सेट के नाम से जानते हैं। तो अ कैरेक्टर सेट डिनोट्स ऑफ एनी
यानी कैरेक्टर सेट क्या है, जो डिनोट्स करता है किसी भी अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, जिसका हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं, वो सभी चीज़ों को कैरेक्टर सेट में माना जाता है। तो इसमें आता है एक टॉपिक जिसे कहा जाता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट, यानी कैरेक्टर सेट के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार के कैरेक्टर सेट होते हैं। पहला हमारा कैरेक्टर सेट होता है जिसे कहते हैं सोर्स कोड या सोर्स कैरेक्टर। सोर्स कोड या सोर्स कैरेक्टर क्या है, सोर्स कैरेक्टर आर डायरेक्टली इनटू द सोर्स प्रोग्राम बाय टाइपिंग द कीबोर्ड। यानी सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप सीधे किसी भी प्रोग्राम में डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से टाइप कर देते हैं और वो आपका काम करना शुरू कर देता है। तो सोर्स कैरेक्टर आर डायरेक्टली इनटू द सोर्स प्रोग्राम बाय टाइपिंग द कीबोर्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, या सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है। जिस लैंग्वेज पे प्रोग्रामर प्रोग्राम को बनाता है उस लैंग्वेज को हम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। यानी जब भी कभी प्रोग्रामर जिस भी कोड का यूज़ करता है प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, उस कोड को क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट कोड का मतलब जिस पे आपकी मशीन वर्क करती हो, जिस पे मशीन काम करती है, उस कोड को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि सोर्स कैरेक्टर आर डायरेक्टली इनटू द सोर्स प्रोग्राम। तो सोर्स प्रोग्राम का मतलब जो भी हम अभी आपको लैंग्वेज आगे सिखाने जा रहे हैं कि एक प्रोग्राम हम बनाएंगे कैसे, तो जो आप उसमें प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम को अभी जब आप उसमें लिखेंगे हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, फिर void main, ऐसे करके जब पूरा प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम हमारा क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम होता है। और सोर्स कैरेक्टर का मतलब क्या है, ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आप सीधे प्रोग्राम में कीबोर्ड से टाइप करके एंटर करेंगे, वो सभी कैरेक्टर्स सोर्स कैरेक्टर के नाम से जाने जाएंगे। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन कैरेक्टर, एस्केप सीक्वेंस। एग्जीक्यूशन कैरेक्टर को एस्केप सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है। यानी एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स आर अनप्रिंटेबल, यानी ऐसे कैरेक्टर जो हमारे प्रिंट ना होते हों, जो आपको दिखते नहीं हैं। जब आप कैरेक्टर तो उसमें कुछ ना कुछ देते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, बट उसका कोई भी आउटपुट आपको दिखता नहीं है। ऐसे कैरेक्टर्स को एग्जीक्यूशन कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। विच मीन्स दे आर नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और प्रिंटर, यानी वो कैरेक्टर आपको ना ही आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे और ना ही आपको प्रिंटर में दिखेंगे। दोज कैरेक्टर परफॉर्म अदर फंक्शन असाइड फ्रॉम द डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये दूसरे किसी भी फंक्शन के टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए, या टेक्स्ट को किस टाइप में किस तरीके से हमें डिस्प्ले कराना है उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो एग्जीक्यूशन कैरेक्टर सेट आर ऑलवेज रिप्रेजेंट बाई अ बैकस्लैश फॉलोड बाई अ कैरेक्टर। जो भी आपके एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा बैकस्लैश के साथ में लगाए जाते हैं और उसके साथ एक कैरेक्टर दिया जाता है। ये जितने भी आप इस टाइप के कैरेक्टर यूज़ करेंगे, इसका कोई ना कोई वर्क अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे हम एग्जीक्यूशन कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जीक्यूशन कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस। एक बार फिर से आप ध्यान दे दीजिए, सोर्स कैरेक्टर किसे कहते हैं और एग्जीक्यूशन कैरेक्टर। सोर्स कैरेक्टर का मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आप कीबोर्ड से डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में टाइप कर दें तो वो सभी कैरेक्टर हमारे सोर्स कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। और एग्जीक्यूशन कैरेक्टर का मतलब ऐसे कैरेक्टर जिनको आप जो है बैकस्लैश के साथ में देते हैं एक सिंगल कैरेक्टर लगा करके, लेकिन ये कैरेक्टर कभी भी आपको आपकी स्क्रीन पर या प्रिंटर पर डिस्प्ले नहीं होते हैं, बट इसका फंक्शन, इसका जो काम होगा वो काम आपको दिखेगा कि वो किस तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म कर रहा है, बट ये कैरेक्टर आपको प्रिंट होकर के स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। तो ऐसे कुछ एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स हमारे पास में हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, इस जगह पर मैंने लिखा है एक साइड में कैरेक्टर, फिर इसके बाद में आस्की वैल्यू है और उसके बाद में एस्केप सीक्वेंस लिख रखा है। तो कैरेक्टर, आस्की वैल्यू और एस्केप सीक्वेंस, यानी एस्केप सीक्वेंस का मतलब एग्जीक्यूशन कैरेक्टर हमारे कौन कौन से होंगे। जैसे सबसे पहला हमारा आता है नल। अगर आप नल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, अभी ये NULL नल लिखा है, ये नल आगे जब हम आपको स्ट्रिंग पढ़ाएंगे वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो नल का मतलब जब भी कभी किसी भी चीज़ के अंदर आप ये स्ट्रिंग के लिए मेनली यूज़ हो रहा है कि एंड ऑफ कैरेक्टर आपको दिखाना है या नल कैरेक्टर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए इस कैरेक्टर का हम यूज़ करते हैं। तो पहला हमारा है नल कैरेक्टर, जिसकी आस्की वैल्यू होती है 000 और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे,
इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं बैक स्लैश लगा हुआ है और इसके साथ में 0। तो नल कैरेक्टर जब भी आपको कभी कहीं पर भी किसी भी कैरेक्टर में नल कैरेक्टर इंडिकेट कराना है या नल कैरेक्टर देना है, आगे एरे चैप्टर में पूरा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो नल कैरेक्टर का मतलब हुआ कि ऐसे कैरेक्टर जो आपके जो है एंड ऑफ स्ट्रिंग को डिनोट कराने का काम करते हों। इसके साथ साथ में ये आपका जो इसमें स्केप सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, बैक स्लैश के साथ में 0 यूज़ होता है। आपको ये चीज़ें याद रखना है, एग्जाम में ये चीज़ बहुत पूछी जाती है। जैसे उन्होंने कहा कि बैक स्लैश और 0 ये किसका स्केप सीक्वेंस या एग्जीक्यूशन कैरेक्टर है, तो वो आपका नल का हो जाता है। या फिर इसको मोस्टली मैचिंग वगैरह में दे देते हैं, जैसे एक साइड में उन्होंने नल दे दिया तो दूसरे साइड में कहीं पे बैक स्लैश के साथ 0 दे दिया, तो वो आप देख करके जान जाते हैं कि नल वैल्यू हमारी जो है वो ये वाली नल वैल्यू है। तो इस चीज़ ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट हम आपको इसी के बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट आपके पार्ट 1 के लिए हैं, इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे आपको स्टार्टिंग में जो है आपका जो नींव मजबूत की जाती है, यानी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं जिनसे आगे की चीज़ें आपको समझ में आती हैं, सेम उसी टाइप में ये भी आपको आगे क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसी में अलार्म। अगर आपको कहीं पर अलार्म या बेल का यूज़ करना होता है तो इसकी आस्की वैल्यू जो होती है वो 007 होती है और इसका स्केप सीक्वेंस यानी बेल के लिए जो स्केप सीक्वेंस यूज़ किया जाता है वो आपका बैक स्लैश और इसके साथ में हम लोग ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बैक स्पेस। अगर आपको अपने प्रोग्रामिंग में बैक स्पेस रिप्रेजेंट कराना है तो उसे अगर आस्की वैल्यू से आप रिप्रेजेंट कराते हैं तो 008 से दे सकते हैं, या स्केप सीक्वेंस से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्लैश बी के साथ में इसको डिनोट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है हॉरिजेंटल टैब। हॉरिजेंटल टैब अगर आपको कहीं रिप्रेजेंट करना है तो इसकी आस्की वैल्यू जो होती है वो होती है 009 और टैब हमेशा रिप्रेजेंट, टैब का मतलब आपको पता ही कुछ स्पेस आगे करके आपको प्रिंटिंग दिखाता है, तो अगर इसके लिए आप चाहें तो आप स्लैश टी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया हॉरिजेंटल टैब। नेक्स्ट है न्यू लाइन। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि न्यू लाइन आप देखेंगे अभी आगे अपने प्रोग्रामिंग में अक्सर देखा भी होगा, शायद आपने अगर सीखा कोई प्रोग्राम का एग्जाम्पल देखा हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे करके लगा होता है एंड लाइन के, जब भी कभी कोई चीज़ आप लिखते हैं तो उसके बाद में स्लैश लगा होता है और एन लिखा होता है। तो ये जो स्लैश एन होता है ये नेक्स्ट लाइन को इंडिकेट करता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ लिखा प्रिंटअप और प्रिंटअप के बाद कुछ वर्ड लिखा, बीच में आपने स्लैश एन लगाया, उसके बाद में बाकी टेक्स्ट आपने इस तरफ लिखा, तो ये क्या करेगा, आधी लाइन ऊपर लिखेगा, स्लैश एन के बाद वाला जो टेक्स्ट उसको नेक्स्ट लाइन पर ले आएगा। तो स्लैश एन का यूज़ किया जाता है न्यू लाइन लाने के लिए या नेक्स्ट लाइन पर किसी टेक्स्ट को ले जाने के लिए। वर्टिकल टैब अगर आपको रिप्रेजेंट कराना है तो इसके लिए जो स्केप सीक्वेंस यूज़ किया जाता है वो स्लैश बी का यूज़ किया जाता है। फ्रॉम फीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है स्लैश एफ का, और इसी तरीके से जो है कैरेज रिटर्न के लिए स्लैश आर का यूज़ किया जाता है। डबल कोटेशन, क्योंकि बच्चों यहाँ पे डबल कोटेशन दिया हुआ है, डबल कोटेशन आप प्रिंटअप में वैसे भी प्रिंटअप जब आप लिखेंगे अपने प्रोग्राम में तो किसी भी चीज़ को जब हम प्रिंट कराते हैं तो उसे डबल कोटेशन में देना होता है। लेकिन मान लीजिए आपको डबल कोटेशन ही प्रिंट करना है तो डबल कोटेशन को प्रिंट करने के लिए आपको स्लैश के साथ जब आप डबल कोटेशन देंगे तब वो डबल कोटेट आपका आउटपुट में आपको दिखाएगा, अदरवाइज जो आप डबल कोटेट देते हैं तो वो आपका आउटपुट में रिप्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है सिंगल कोट। सेम एज अगर सिंगल कोटेशन वैसे तो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल कोटेशन का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट आए, जो प्रोग्राम में आउटपुट आए, उस आउटपुट में सिंगल कोटेशन प्रिंट होकर के आए, तो प्रिंट कराने के लिए आपको इस स्लैश के साथ में सिंगल कोटेशन देना होगा। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करने के लिए स्लैश के साथ में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, और बैक स्लैश जब आप कहते हैं तो बैक स्लैश को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर डबल बैक स्लैश लगाते हैं, तो ये वाला क्या करता है, आपको बैक स्लैश इस तरीके से आउटपुट आपको प्रिंट करा के देगा। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं ये सभी चीज़ें आपकी जो है एग्जीक्यूशन कैरेक्टर या स्केप सीक्वेंस है, यानी इनमें से अगर आपने कोई भी चीज़ें यहाँ पर किया है तो ये वैल्यूज़ आपको प्रिंट ऐसे नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें इस तरीके से प्रिंट नहीं करेंगी, बल्कि इसका एक आउटपुट आपको मिलेगा, एग्जीक्यूट होने के बाद एक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर ये कैरेक्टर आपके प्रिंट नहीं होंगे। जैसे आपने स्लैश एन किया तो न्यू लाइन जरूर आएगी, बट ये जो आपने स्लैश एन दिया ये आपको वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे आपने स्लैश टी दिया तो टैग हो जाएगा, यानी 5 स्पेस आपका टेक्स्ट जो भी है वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, बट आपको यहाँ वहाँ पर ये स्लैश टी को प्रिंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से जितने भी हैं इन सभी को हम एग्जीक्यूशन कैरेक्टर कहते हैं कि जब ये रन होंगे तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद में कोई ना कोई रिजल्ट को प्रिंट कराने का काम करते हैं। यही कारण है कि इसको एग्जीक्यूशन कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो कैरेक्टर सेट हमारे पास दो प्रकार के थे, एक था सोर्स कैरेक्टर और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन कैरेक्टर, यानी ऐसे कैरेक्टर जिनको एग्जीक्यूट करने के बाद कोई ना कोई रिजल्ट मिले, बट
वो आपको आपकी स्क्रीन पर या प्रिंटर पे डिस्प्ले ना हो, उन्हें हम एग्जीक्यूशन कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर। ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली क्वेश्चन हैं। ये सभी एक दो दो नंबर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब आप वाइवा वगैरह देने जाते हैं, जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, आपको वाइवा देना है, तो वहाँ पर भी ये छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा कि आइडेंटिफायर क्या है, क्योंकि जब तक आपको इन सभी चीज़ों की डेफिनेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे जब आप प्रोग्राम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे कि आइडेंटिफायर क्या है ये, और बाकी वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सभी वर्ड आगे आपको सुनने को मिलेंगे। तो ज़रूरी है उससे पहले इन सभी वर्ड की डेफिनेशन समझना कि आइडेंटिफायर एक्चुअल में है क्या। हालांकि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करे, जो किसी चीज़ की पहचान कराए, उसे हम आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। आप चाहें तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। वैसे तो हमारे पास हिंदी नोट्स भी हैं, लेकिन वो नोट्स हम आप तक अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, बट हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत जल्दी हो सकता है आपको नोट्स अवेलेबल करा दें। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको देखिएगा, आइडेंटिफायर क्या है। तो आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू द प्रोग्राम एलिमेंट सच एज वेरिएबल। आइडेंटिफायर क्या होता है, एक ऐसा नाम होता है जो भी आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ किया हो, यानी आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू द प्रोग्राम एलिमेंट। प्रोग्राम के एलिमेंट की तरीके जो भी आप नाम का यूज़ करेंगे, उस नेम को आइडेंटिफायर कहा जाता है। सच एज वेरिएबल, फंक्शंस एंड एरे, यानी किसी फंक्शन का नाम जब आप रखते हैं, किसी एरे का नाम जब आप रखते हैं, या किसी वेरिएबल का नाम जब आप रखते हैं, तो जो भी आपने वेरिएबल का नेम रखा हो, जो भी आपने फंक्शन का नेम रखा हो, या जो भी आपने एरे का नेम रखा हो, इन्हीं सभी एलिमेंट को आइडेंटिफायर के नाम से जाना जाता है। विच कैन बी टेक डिफरेंट वैल्यूज़ एट अ टाइम। ये क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है एक समय पर ले सकते हैं। और आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक, यानी आइडेंटिफायर हमेशा यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब एक आइडेंटिफायर अगर अपने प्रोग्राम में आपने बना लिया है, तो सेम नाम का दूसरा आइडेंटिफायर आप नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए फंक्शन का नाम अगर हम देखें, तो जैसे फंक्शन का नाम आप जानते हैं, अगर हम एक्सेल के फंक्शन के बारे में बात कर लें इस जगह पर, तो जैसे मान लीजिए आपके एक्सेल में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जैसे मैक्स हो गया, सम हो गया, इसके अलावा आपका प्रोडक्ट फंक्शन हो गया, मिन फंक्शन हो गया, ऐसे काउंट फंक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस फंक्शन को डिफाइन किया गया होगा, मतलब उस फंक्शन का नेम भी डिफाइन किया गया होगा, और जो नेम डिफाइन किया गया होगा उसी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे। अभी आगे भी आप अपने भी प्रोग्राम में देखेंगे कि आप फंक्शन कैसे बनाते हैं, उन फंक्शंस का कैसे यूज़ करते हैं, वो सभी चीज़ें आगे आपको सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ केवल आपको इतना याद रखना है, किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन का, या किसी एरे का नेम ही आइडेंटिफायर कहलाता है। आप चाहें तो अपने हिंदी के नोट्स खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भले आपके पास इंग्लिश में ही लिखा हो, लेकिन जब हम आपको समझा रहे हैं तो इस जगह पर हम हिंदी लैंग्वेज का ही यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको साथ साथ में नोट कर सकते हैं। जैसे इसकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, साथ में पेंसिल से उसमें नोट डाउन करते चलें, तो मे भी वो आपको बेनिफिट दे सकता है। क्योंकि जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको तो ये बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है उनको मे भी हो सकता है डिफ़िकल्टीज लग रही हों। तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीज़ों को नोट करते रहिएगा, और इसके बाद में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कंसल्ट करिए, हम उसको फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास में आप डिफाइन करके आपको समझाएंगे। तो यहाँ से मे भी शायद आइडेंटिफायर आपको समझ में आया हो कि किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन या एरे का जो नेम होता है, उस नेम को ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। और आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक। आइडेंटिफायर हमेशा कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। देखिए, एक आइडेंटिफायर जब भी हम बनाते हैं तो उसको क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं, यानी आइडेंटिफायर बनाने के, आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में हमारे पास आते हैं रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। अगर मान लीजिए आप किसी भी आइडेंटिफायर का नाम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उसका नाम रखने के लिए कौन कौन सा रूल होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आगे चल करके आप ये देखेंगे कि वेरिएबल का नाम कैसे हम रख सकते हैं। हालांकि वेरिएबल का नाम आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उस नेम को रखने के भी कुछ रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को लेकर के ही आप वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में पहला पॉइंट आता है, आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ऑफ एनी सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। यानी जब भी कभी कोई भी वेरिएबल का, कोई भी एरे का, या कोई भी फंक्शन का नाम आप डिफाइन करेंगे, तो वो आपका उस नेम में आप कोई लेटर को भी ले सकते हैं, डिजिट को भी ले सकते हैं, और अंडरस्कोर को भी ले सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ों को ले सकते हैं। अंडरस्कोर ये वाला सिंबल होता है, पता ही होगा। तो किसी लेटर्स को, डिजिट को और अंडरस्कोर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम आइडेंटिफायर अपना बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है नो अदर सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज।
नो अदर सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज इन आइडेंटिफायर्स, यानी आप आइडेंटिफायर में कभी भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने डॉलर का साइन देख रखा है, जैसे आपने एस्ट्रिक देख रखा है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, इसी तरीके से कॉपीराइट सिंबल है, एंड का सिंबल है, या फिर ए का सिंबल है। इस तरीके से ये जितनी भी चीज़ें, परसेंट का सिंबल है, इन सभी चीज़ों को हम अपने आइडेंटिफायर के नेम के लिए नहीं रख सकते हैं। किसी भी वेरिएबल का नाम में अगर आपने वेरिएबल के नेम के साथ में डॉलर का साइन, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाइंग का साइन, इनमें से कोई भी साइन दे रखा है अपने आइडेंटिफायर का नाम इसके साथ में, यानी जो भी आप नाम रख रहे हैं अगर उसमें आपने इन सिंबल का यूज़ कर रखा है तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होगी और ऐसे प्रोग्राम में आपको एरर देखने को मिलेगी। वो प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रूल होता है कि आप आइडेंटिफायर का नाम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी लेटर एंड अंडरस्कोर। अब यहाँ पे ये तो बता दिया गया था कि आइडेंटिफायर में आप लेटर का भी यूज़ करेंगे, डिजिट का भी यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर का भी यूज़ करेंगे, तीनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वाली लाइन से ये बताया जा रहा है कि द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी लेटर एंड अंडरस्कोर। जो पहला कैरेक्टर आपका होगा आइडेंटिफायर का वो या तो लेटर का होगा या फिर अंडरस्कोर का होगा। इसमें आप कभी भी याद रखिए कोई भी वेरिएबल के नेम की स्टार्टिंग किसी भी डिजिट से नहीं होगी। सिंपल सा मतलब जैसे आपने वेरिएबल देते हैं इंट ए, इंट बी, ऐसे देते हैं, तो जो आप ए ले रहे हैं आप ए ले रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हैं A1, A2, A3, बिकॉज हम नंबर का और डिजिट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे 1A ले रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, वो हमारी सही स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी। बिकॉज जो भी आपकी स्टार्टिंग होगी वो फर्स्ट कैरेक्टर आपका किस में होना चाहिए, या तो लेटर में होगा और या फिर उसकी जगह आप अंडरस्कोर ले सकते हैं। यानी इस जगह अगर आप चाहते तो आप अंडरस्कोर 1, 2, 3 करें तो वो एक लीगल वेरिएबल नेम माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपने वेरिएबल का नाम डिफाइन किया A1, तो ये हमारा लीगल वेरिएबल नेम माना जाएगा, क्योंकि हम ऐसे ले सकते हैं ए हमने लिया है और फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर 1 लगा रखा है, तो ये हमारा क्या है, एक लीगल वेरिएबल नेम है। लेकिन इसी को अगर आप कर दें 1A तो वो आपका इलीगल वेरिएबल नेम होगा, वो हमारा सही वेरिएबल नेम नहीं होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव, यानी वेरिएबल का जो नाम होगा वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। अब यहाँ पर केस सेंसिटिव का मतलब हो गया दैट द नम, जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल का नाम क्या रखा, NUM, यानी नम यानी नंबर के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया तो वेरिएबल का नाम हमने क्या रख दिया, नम, NUM। तो इसको हम NUM, ये वाला NUM, ये वाला NUM और ये वाला NUM, अगर इन तीनों को आप देखें तो ये तीनों हमारे वेरिएबल के नेम लिखे हैं नम, लेकिन ये तीनों को हमने क्या किया है, किसी में N को कैपिटल दे दिया है, UM स्मॉल में है, किसी में NUM तीनों कैपिटल में है, किसी में NUM तीनों स्मॉल में है। ऐसे ही इसके और भी कई सारे वेरिएबल नेम आप बना सकते थे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बनाया होता कि हमने यहाँ पर लिया होता N, फिर N के बाद में U को हम किस में रख देते, कैपिटल में रख देते, और जो M लेते वो हम किस में रख देते, स्मॉल में रख देते। तो ये सभी आप देख रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर ले रहे हैं या जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ये सभी हमारी क्या हैं, आपने वेरिएबल का नेम सेम ले रखा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या कर रखा है, केस सेंसिटिव का। यानी यहाँ पर आपका ये N कैपिटल में है, यहाँ तीनों चीज़ कैपिटल में, यहाँ तीनों चीज़ स्मॉल में, तो ये सभी हमारा जो है डिफरेंस हो रहा है कि यहाँ पर आप कुछ कैपिटल में दे रहे हैं, कुछ स्मॉल में दे रहे हैं, तो ये इसे ही हम क्या कहते हैं, केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी वेरिएबल नेम डिफाइन करें, जिस चीज़ को आप कैपिटल में देंगे वो आपका अलग वेरिएबल माना जाएगा, जिसको हम स्मॉल में देंगे वो हमारा अलग वेरिएबल नेम माना जाएगा। तो वेरिएबल के नेम हमारे जो इसमें होते हैं वो कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। सपोज दैट आपने वेरिएबल का नाम ले रखा है A, तो आपने कैपिटल A में कुछ ले रखा है और इसमें आपने कोई वैल्यू स्टोर कर रखी है, तो हम स्मॉल a का यूज़ किसी और चीज़ के लिए भी इसमें कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल दोनों में डिफरेंस माना जाएगा, तो इसी को केस सेंसिटिव के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ नम, नम एंड नम, देयर आर 3 डिफरेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से ऐसे तो ये वेरिएबल हमारा नम ही लिखा है, लेकिन इसको कैपिटल और स्मॉल करने की वजह से ये हमारे 3 अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है रिजर्व वर्ड कॉल्ड कीवर्ड। सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इसके मेमोरी में पहले से स्टोर होते हैं, लैंग्वेज में ऑलरेडी स्टोर होते हैं, इसीलिए इन्हें हम रिजर्व वर्ड के नाम से जानते हैं और इन्हीं रिजर्व वर्ड को कीवर्ड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी आपके रिजर्व वर्ड होते हैं या जितने भी आपके कीवर्ड्स होते हैं
तो कीवर्ड का मतलब सी के कंपाइलर में जो है पहले से आपके 32 कीवर्ड ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इसमें स्टोर होते हैं। तो उन कीवर्ड्स का कांट बी यूज द नेम ऑफ आइडेंटिफायर और वेरिएबल, इसका हम यूज़ अपने वेरिएबल के नेम और या फिर आइडेंटिफायर के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख रखा है कि इंट, आपने लिख रखा है इंट। अब इंट लिखने के बाद में आपको मान लीजिए एक वेरिएबल का नेम बनाना है और वेरिएबल का नेम आपने बना दिया है डू, ठीक है, डी क्या बना दिया है, डू बना दिया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सही कर देते हैं। हमने इंट ले रखा है और इंट लेने के बाद में हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर डू कर दिया है, ठीक। तो अब इसको फिलहाल डू ही समझिएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इंट लिखा है, इंट के बाद में डू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डी लिखा है और ओ लिखा है। तो डी हमारा क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट यानी लेटर के हिसाब से, तो ये तो हमारा सही माना जाएगा, लीगल मानना चाहिए, ये वेरिएबल नेम रख सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका यूज़ हम वेरिएबल नेम के लिए नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो डू आपका है, ये डू एक कीवर्ड है, ये पहले से सी के कंपाइलर की मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है और इसका यूज़ अभी आगे हम डू वाइल आपको बताएंगे तो वहाँ बताएंगे क्या यूज़ होता है। तो इसलिए इसका आप यूज़ वेरिएबल के नेम में नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपने इंट दिया है तो इंट के अंदर इंट कोई वेरिएबल नेम हम नहीं बना सकते हैं, फ्लोट आप वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं, कैर आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं। आप जो है इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड 32 कीवर्ड्स होते हैं, उन 32 कीवर्ड्स को हम किसी भी वेरिएबल, किसी भी फंक्शन या किसी भी एरे का नाम, मतलब सिंपल सा है, किसी भी आइडेंटिफायर का नाम हम कीवर्ड नहीं रख सकते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, यानी रूल क्या होते हैं एक आइडेंटिफायर को क्रिएट करने। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएबल क्या है। अब देखिएगा यहाँ पर वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वेरिएबल इज द नेम ऑफ द कंपाइलर एसोसिएटेड विद द स्टोरेज लोकेशन इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। वेरिएबल होल्ड्स डेटा द मॉडिफाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी वेरिएबल का नाम क्या हो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी किसी भी डेटा को आप कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं तो अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए होंगी और उन वैल्यूज़ को हम मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो जब आप वैल्यूज़ को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो जिस मेमोरी में, जिस जगह, जिस लोकेशन पर आप स्टोर करते हैं उसी लोकेशन का एक नेम डिफाइन कर देना। उस लोकेशन को एक सिंपल सी, क्योंकि मेमोरी में जितनी भी चीज़ें होती हैं आप जहाँ भी स्टोर करते हैं उसका एक एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जहाँ पर उस ब्लॉक में वो जाकर के स्टोर होता है। तो एड्रेस के साथ काम करना भी आगे आपके पॉइंटर चैप्टर में आएगा, वहाँ हम बताएंगे, तो वो तो आपका अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम उसे सिंपल तरीके से यूज़ करने के लिए उस लोकेशन का एक नेम डिफाइन कर लेते हैं और उसी नेम को वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। तो वेरिएबल इज द नेम, क्या है, वेरिएबल नाम है दैट द कंपाइलर एसोसिएटेड विद द स्टोरेज लोकेशन। जो क्या करता है, कंपाइलर हमारा एसोसिएट करता है स्टोरेज लोकेशन इन द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसमें जो भी आपकी स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पर हमको अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करना है, तो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए उस लोकेशन का नेम डिफाइन करना ही वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल होल्ड्स डेटा द मॉडिफाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल क्या करेगा, अपने अंदर डेटा को होल्ड करेगा। जब भी कभी आप प्रोग्राम में जो भी एग्जीक्यूशन करते हैं तो वहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशंस होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, वैल्यू को अपने अंदर होल्ड करने का काम करता है। जैसे आपने लिखा सी, जैसे मान लीजिए आपने लिखा ए इज इक्वल टू 10, अब आपने यहाँ पर ए इज इक्वल टू 10 दिया तो 10 हमारा क्या होता है, उस ए में स्टोर हो गया। तो ये ए क्या है, ए क्या है, ए एक मेमोरी की लोकेशन, एक मेमोरी का ब्लॉक होगा और उस ब्लॉक में ही हम उस 10 वैल्यू को स्टोर करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने दिया है ए इज इक्वल टू 10, तो मतलब ये जो आपने 10 दे रखा है, ये 10 हमारा कहाँ चला जाता है, राइट साइड की जो भी वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाती है, यानी इस ए में आकर के आपका ये 10 स्टोर हो जाएगा। तो ये ए है क्या, एक्चुअल में मेमोरी का एक ब्लॉक होगा जिस ब्लॉक में आपको 10 स्टोर करना है। जैसे ही आपने ए इज इक्वल टू 10 लिया तो इस ब्लॉक में ये 10 जाकर के स्टोर हो गया। इस ब्लॉक का अपना एक कोई एड्रेस होगा, मान लीजिए सपोज दैट इसका एड्रेस हम मान लेते हैं कि 110 ऐसे करके कुछ भी इसका एक एड्रेस अपना होगा, जो भी कुछ एड्रेस है, ठीक है, सपोज दैट ये इसका एक एड्रेस है। तो यहाँ हमने 10 स्टोर किया। अब इसी लोकेशन का एक जो हम नाम डिफाइन करेंगे उस नाम को ही क्या कहा जाता है, वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। मैंने इस ब्लॉक को इस एड्रेस से ना डिनोट करके इस ब्लॉक को हमने इस नाम से डिनोट किया और जब आपने कहा कि ये 10 हमारा इस वाले ब्लॉक में स्टोर हो जाए तो वो यहाँ जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो ये होता है एक वेरिएबल, यानी वेरिएबल का मतलब किसी भी मेमोरी में जो भी स्टोरेज लोकेशन होती है उस स्टोरेज लोकेशन में जहाँ पर आप डेटा को होल्ड करते हैं, डेटा को स्टोर कराते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय, उसे वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड्स के बारे में अभी हमने आपको थोड़ा सा बताया है कि कीवर्ड्स क्या होता है। जो भी हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं या प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं।
जैसे कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड यूज्ड इन प्रोग्रामिंग दैट हैव द स्पेशल मीनिंग टू द कंप्यूटर। यानी ऐसे वर्ड्स जो क्या होते हैं, पहले से बने होते हैं, हाँ, इस जो है सी के कंपाइलर में पहले से ऑलरेडी स्टोर होते हैं, और ये वर्ड जब आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो वो कंप्यूटर को एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड कराते हैं। इन्हीं वर्ड्स को कीवर्ड या रिजर्व वर्ड के नाम से जाना जाता है। तो कीवर्ड्स आर द पार्ट ऑफ सिंटैक्स एंड दे कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। इसको हमने आपको बताया है अभी कि कीवर्ड का यूज़ कभी भी आइडेंटिफायर के लिए नहीं किया जा सकता है। तो कीवर्ड्स आर द पार्ट ऑफ सिंटैक्स, जो भी आप लिखते हैं उसका एक पार्ट होता है, सिंटैक्स का एक पार्ट होता है, कैसे हमें लिखना है चीज़ों को, उसे हम कीवर्ड के नाम से जानते हैं। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स आते हैं। तो देयर आर ऑल टुगेदर 32 कीवर्ड्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। यानी सी में जो टोटल हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। जैसे ऑटो है, डू है, इफ़ है, स्टैटिक है, ब्रेक है, डबल है, इंट है, स्ट्रक्ट है, केस, एल्स, लॉन्ग, स्विच, कंस्ट, कॉन्स्ट, इनम, रजिस्टर, टाइप डेफ, कंटिन्यू, फ्लोट, सॉर्ट, अनसाइंड, वाइल, फॉर, साइंड, वोलाटाइल। डिफ़ॉल्ट है, गो टू है, साइज ऑफ है, वॉइड है। तो ये सभी हमारे टोटल जो है 32 कीवर्ड्स हैं, और ये इन सभी की मीनिंग ऑलरेडी कंप्यूटर में स्टोर्ड है, कंपाइलर में स्टोर्ड है। इनमें से किसी का भी यूज़ आपको आइडेंटिफायर के लिए नहीं करना होगा। तो ये तो टॉपिक हो गया कीवर्ड क्या होता है और कितने कीवर्ड्स होते हैं, किन कीवर्ड का क्या यूज़ होता है। ये चीज़ें हम अभी आगे यूज़ क्या है इसको आप आगे प्रोग्राम बनाते हुए देखेंगे कि किस कीवर्ड का क्या यूज़ होता है। यहाँ के लिए आपको इतना जानना था कीवर्ड कौन कौन से हैं, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने 4 ऑप्शन दिए और पूछा इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो उस जगह पर अक्सर करके ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। या फिर पूछेंगे इनमें से किस चीज़ का हम लोग कौन सा लीगल आइडेंटिफायर है, तो लीगल आइडेंटिफायर में सपोज दैट उन्होंने इनमें से कोई एक कीवर्ड रख दिया तो वो हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा टाइप्स क्या होता है। जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो एक प्रोग्राम को बनाना आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए इन सभी टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा टाइप्स, यानी डेटा आपको कैसा कंप्यूटर में देना है, अपने प्रोग्राम में किस टाइप का डेटा देना है, तो वो कहलाता है डेटा टाइप। और डेटा हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। The kinds of data that the variable may hold in a programming language is referred to as a data type, such as int, char, float, etc. डेटा टाइप का मतलब किस टाइप का डेटा आप अपने वेरिएबल में होल्ड करा रहे हैं, किस टाइप का डेटा वेरिएबल पे आप दे रहे हैं, रख रहे हैं, तो वो आपका जो डेटा जिस भी टाइप का डेटा देंगे वो डेटा टाइप ही कहलाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा टाइप हमारे पास होते हैं, जैसे आपका इंट होता है, कैर होता है, फ्लोट होता है, ऐसे और भी कई डेटा टाइप होते हैं। यहाँ पर एक डेटा टाइप और होता है जिसे हम वॉइड के नाम से जानते हैं। आपने देखा भी था कि अभी ये इंट है, कैर है, फ्लोट है, ये सभी हमारे कीवर्ड में भी थे, यानी ये सभी प्रीडिफाइंड वर्ड्स हैं। और जब भी कभी इनका आप यूज़ करते हैं तो ये आपके किसी कंपाइलर को बताते हैं कि एक्चुअल में हम उस जगह पर क्या करना चाह रहे हैं। यही कारण है कि इनका यूज़ हम आइडेंटिफायर के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक डेटा टाइप और होता है, देयर आर ऑल्सो एग्जिस्ट अ डेटा टाइप कॉल्ड वॉइड, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइड के नाम से जानते हैं। तो विच इंडिकेट दैट अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। और हमेशा जब भी कभी कहीं पर वॉइड लगा होता है तो वॉइड का मतलब हुआ कि ऐसा फंक्शन जो किसी वैल्यू को रिटर्न ना कराए। अभी ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम आपको फंक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको स्टार्टिंग में हम अगर आपको बताना भी चाहें तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अगर आपको फंक्शन चैप्टर नहीं आता है। और अगर आपको फंक्शन के बारे में पता है कि हाँ फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, फंक्शन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, तो वहाँ पर आपको ये बातें क्लियर हो जाती हैं। इस वजह से इतना आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वॉइड एक ऐसा हमारा डेटा टाइप है जो यूज़ किया जाता है जब हम फंक्शन को नॉट रिटर्न टाइप बनाना चाहते हैं। फंक्शन ऐसे फंक्शन हमारे कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कराते हैं। तो वॉइड भी एक डेटा टाइप होता है। इनके अलावा कैर है, इंट है, फ्लोट है, ये सभी हमारे डेटा टाइप होते हैं। जब आप इंट का यूज़ करते हैं तो इंट का मतलब यहाँ पर इंटीजर वैल्यू रखी जाएगी। आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी 1 से 0 से लेकर के 9 निगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं इंटीजर के अंदर। कैरेक्टर का मतलब हुआ कि आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई कैरेक्टर स्टोर करना चाह रहे हो। फ्लोट का मतलब हुआ जब भी कभी कोई वेरिएबल के अंदर आप कोई फ्रैक्शनल वैल्यू देना चाह रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको 10.5 देना है। अब 10.5 हमारा क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है, और जब हम फ्रैक्शनल नंबर देना चाहेंगे तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या कहलाता है, फ्लोट कहलाता है। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं।
तो आइए, डेटा टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और मोस्टली जो पूछा जाता है डेटा टाइप के रेंजेस के बारे में पूछा जाता है, किस डेटा टाइप की कौन सी रेंज है, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चों याद रखिएगा, ये सारी रेंजेस आपको याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप, हमारे पास डेटा टाइप कौन कौन से हैं। एक साइड में हम डेटा टाइप लिखेंगे, यहाँ पर हम इसकी रेंजेस लिखेंगे, यहाँ पर जो है इसके कितने बिट्स कितने बाइट की है, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमने 4 कॉलम बनाए हैं, टाइप बनाया है, रेंजेस बनाया है, बाइट्स बनाया है, रिप्रेजेंट बताया है। यानी कौन सी टाइप का डेटा है, उसकी क्या रेंज है, कितने बाइट वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा और क्या उसका रिप्रेजेंटेशन है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पहला टाइप हमारा आता है कैर, ये कैर है। पहला हमारा आता है जिसमें है कैर जिसकी रेंज होती है -128 से 127। इस रेंज को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, इसको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे उन्होंने पूछा कैर जो आपका होता है या कैरेक्टर जो होता है जो है उसकी रेंज कितनी होती है, तो कैरेक्टर की जो रेंज होती है वो -128 से लेकर के 127 तक की होती है। और जो कैरेक्टर आपका होता है ये 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अगर मान लीजिए आपने दे रखा है कैर और कैर = ए ले रखा है, तो इसका मतलब जो आपने कैरेक्टर वेरिएबल आइडेंटिफाई कराया है, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, 1 बाइट मेमोरी उसके लिए रिजर्व कर लेगा। एक ब्लॉक मेमोरी में एक जो ब्लॉक बनाएगा वो 1 बाइट का बनाएगा। तो यहाँ पर बाइट का मतलब यही हुआ कि जो भी आपने डेटा टाइप दिया है, जो भी हम डेटा टाइप देते हैं, उसके लिए हमारा जो कंपाइलर है वो कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ये डिसाइड कराता है डेटा टाइप। तो अगर मान लीजिए मैंने कैर या शॉर्ट डेटा टाइप दे रखा है, तो इसके लिए हमारा जो मेमोरी ऑक्यूपाई होता है वो 1 बाइट होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो -128 से लेकर के 127 होती है। और रिप्रेजेंट का मतलब कैरेक्टर, यानी इसके अंदर हम इस टाइप के डेटा के अंदर आप कोई भी कैरेक्टर को स्टोर करा सकते हैं। अभी ये सभी चीज़ें आप इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 क्लासेस में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये है क्या। और उसके बाद में अगर आपको दिक्कत होती है तो एक बार इसको रिवाइज़ करके इस वाले वीडियो को फिर से देखिएगा, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अनसाइंड कैर। अनसाइंड कैर का मतलब हुआ जब आपको कोई भी साइन ना लगाना हो। अनसाइंड का मतलब हमें निगेटिव साइन ना लगाना हो, अनसाइंड देना हो। तो अनसाइंड जो कैर होता है उसकी रेंज होती है 0 से लेकर के 255। अगर जैसे ये -128 है और +127 है, इन दोनों को अगर हम जोड़ें, ऐड करें, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 255। यानी 0 से 255 तक की रेंज होती है अनसाइंड कैरेक्टर की। और अनसाइंड कैरेक्टर भी 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और इसमें भी जो डेटा स्टोर किया जाता है वो कैरेक्टर किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंट। इंट को बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इंट की रेंज याद रखिएगा, इंट का भी आगे आप बहुत यूज़ भी देखेंगे। तो इंट जो डेटा टाइप होता है ये हमेशा इंटीजर वैल्यू अगर आप कहीं पर रखना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए डेटा टाइप इंट दिया जाता है। इंट की रेंज होती है -32,768 से लेकर के 32,767। इनको आप जरूर से ज़रूर याद रखिएगा, 32,768 से 32,767। ये सभी चीज़ें आपके ज़बान में रटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से 1-2 नंबर स्टार्टिंग के 40 नंबर के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें जो मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, यानी कभी भी अगर आपने जैसे लिखा इंट A, B, तो कंप्यूटर क्या करता है, 2 ब्लॉक बनाता है। एक ब्लॉक 2 बाइट का बनाता है और दूसरा ब्लॉक भी 2 बाइट का बनाता है। पहले ब्लॉक का नाम रख देता है A और दूसरे ब्लॉक का नाम रख देता है B। तो इस तरीके से अगर आपने यहाँ इंट दे रखा है, उसके आगे डेटा टाइप दे रखा है, और फिर यहाँ पर आपने बाइट दे रखा है, तो कितने बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, जो आपने जैसा डेटा टाइप दिया होगा उसी के हिसाब से वो बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो अगर आपका डेटा टाइप इंटीजर है तो इंटीजर के लिए कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा, 2 करेगा। और इंटीजर की जो रेंज होती है, यानी इसमें जो हम डेटा स्टोर करा सकते हैं वो कहाँ से कहाँ तक करा सकते हैं, निगेटिव में, माइनस में 32,768 से लेकर के पॉजिटिव यानी प्लस की तरफ अगर आप जाते हैं तो 32,767। इतना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, और इसमें सभी नंबर आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट का मतलब ऐसा इंटीजर जिसमें आप निगेटिव वैल्यू आपको स्टोर ना करानी हो। तो अनसाइंड इंट की जो रेंज होती है वो 0 से 65,535, दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आउटपुट आ जाता है, यानी 0 से लेकर के 65,535, ये आपका क्या होता है, अनसाइंड इंटीजर की रेंज होती है। और ये भी हमारा कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट। इसमें भी क्या आते हैं, सारे नंबर आ जाते हैं। फिर आता है शॉर्ट इंट। अगर आपको इंटीजर बहुत शॉर्ट वाला लेना है तो फिर इसकी जो रेंज होती है वो -128 से 127 होती है। ये आपका 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और इसमें भी हमारे जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर आ जाते हैं।
नेक्स्ट आता है लॉन्ग। लॉन्ग जो होता है इसकी अक्सर पूछा जाता है बाइट के बारे में, कौन कितने बाइट मेमोरी एक्यूपाई करता है, कौन कितने बाइट, जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछा अनसाइंड इंट जो आपका है ये कितने बाइट मेमोरी एक्यूपाई करता है, तो 2 बाइट करता है। यहाँ पे लॉन्ग जो आपका है, लॉन्ग में हम जो है 4 बाइट मेमोरी के लिए एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कितने बाइट एक्यूपाई करता है, तो ये 4 बाइट मेमोरी एक्यूपाई करता है। रेंज इसकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस रेंज को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। और लॉन्ग हमारे सारे वैल्यूज़ यानी सारे नंबर को स्टोर करता है, तो ये सभी हमारे नॉर्मल नंबर जो होते हैं उनको स्टोर कराएंगे, और ऊपर जो होता है एक कैरेक्टर के लिए होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो डेटा टाइप है ये आपके फ्रैक्शनल नंबर के लिए होते हैं। तो इसमें एक डेटा टाइप आता है फ्लोट। अगर आपने कहीं पर फ्लोट लगा रखा है तो फ्लोट का मतलब होता है 10 की पावर -38 से लेकर के 10 की पावर 38 तक का। रेंज याद रखिएगा 10 की पावर -38 से 10 की पावर 38, ये रेंज होती है फ्लोट की, और फ्लोट भी मेमोरी एक्यूपाई करता है 4 बाइट। तो फ्लोट के लिए 4 बाइट मेमोरी और रेंज ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन लॉन्ग में केवल आपको बाइट पूछा जा सकता है, रेंज नहीं पूछा जाता है। अनसाइंड में भी आपके पास में जो है रेंज भी पूछा जा सकता है, बाइट भी पूछा जा सकता है। इंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपकी रेंज पूछी जाती है कि कितनी रेंज होती है इंटीजर की, तो इंटीजर की रेंज -32,768 से 32,767 तक का होती है। अनसाइंड कैरेक्टर भी पूछा जा चुका है, जिसमें 0 से लेकर के 255 इसकी रेंज होती है, और 1 बाइट ये मेमोरी को स्टोर कराता है। इसी तरीके से अगला हमारे पास आता है डबल। डबल भी आपका फ्लोट का ही होता है, यानी फ्रैक्शनल नंबर जो आपके दशमलव वाले जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको स्टोर करने के लिए होता है। जो डबल होता है, डबल की जो रेंज होती है वो होती है 10 की पावर -308 से लेकर के 10 की पावर 308। तो ये सब तो सिंपल है, याद करना बहुत आसान है। 10 की पावर -308 से लेकर के 10 की पावर 308 तक का। और फ्लोट डबल जो होता है ये आपका 8 बाइट मेमोरी को रिप्रेजेंट कराता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल जो होता है इसकी रेंज होती है 10 की पावर -4939 से लेकर के 10 की पावर 4939 तक का होती है। और इसका जो पूछा जाता है लॉन्ग डबल का सिर्फ और सिर्फ बाइट ही पूछा जाता है, कितने बाइट मेमोरी एक्यूपाई करता है, तो ये हमारा 10 बाइट मेमोरी एक्यूपाई करता है। तो ये चार्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा। खासकर से आपको इसमें कैरेक्टर की रेंज, कैरेक्टर कितने बाइट मेमोरी एक्यूपाई करता है, अनसाइंड की रेंज, इंटीजर की रेंज, इसके अलावा आपको जो है फ्लोट की रेंज और डबल की रेंज, इतनी रेंजेस आपको देखनी होंगी, और कौन कितने बाइट मेमोरी एक्यूपाई करता है। इन चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके लिए आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट क्या है। अब कांस्टेंट किसे कहते हैं? इन अ प्रोग्राम अ नेम मे बी असाइंड द डेटा आइटम if it is remain the same throughout the program execution, then the value of the name is constant and its value does not change during the execution of a program। याद रखिएगा, कांस्टेंट को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कांस्टेंट का। जैसा आपको यहाँ डेफिनेशन में ही बताया जा रहा है कि जब भी कभी एक प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल एक वैल्यू या डेटा आइटम को स्टोर करता है, मान लीजिए आपने लिया इंट, और इंट एज इक्वल टू आपने 10 दे दिया है, तो इफ़ इट रिमेन द सेम थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के बाद भी उस वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद में भी वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना हो, तब उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसीलिए सिंपल सी एक लाइन ये होती है कि इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी इसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय चेंज नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये लाइन ही यहाँ पर एक ही लाइन का क्वेश्चन मैचिंग वगैरह में पूछ लेते हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, तो इज कॉल्ड में आपको क्या रखना होगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक ऐसा हमारा जो है कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब हो गया कि जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद भी चेंज ना हो, वो कहलाता है कांस्टेंट। तो देयर आर 2 ways फॉर क्रिएटिंग द कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल को क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, इन सब के प्रोग्राम आगे मिलेंगे, और जिस प्रोग्राम आपको मिलेंगे वहाँ पर हम ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एक बार फिर से बताएंगे। लेकिन अभी आप इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं। मे बी क्योंकि सी लैंग्वेज थोड़ा सा जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगी,
लेकिन याद रखिए आपको अभी इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। आपको हो सकता है इसे पढ़ने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो, थोड़ा मन कम लगे, लेकिन फिर भी आपको इसमें अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है और माइंड को कंसंट्रेट करते हुए आगे की ओर पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। तो देखिएगा क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो तो आपको इससे बेहतर कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आता है देयर आर टू वेज टू क्रिएटिंग कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल को दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। एक तो आप हैश डिफाइन लगा कर क्रिएट कर सकते हैं। आप हैश डिफाइन देंगे, फिर हैश डिफाइन डायरेक्टिव का यूज़ करेंगे, अपने वेरिएबल का नाम में दे करके जो भी वैल्यू आप दे देंगे वो वैल्यू प्रोग्राम में फिक्स्ड हो जाएगी और वो वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय चेंज नहीं होगी। दूसरा तरीका होता है कि हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करें। अभी जो मैंने आपको 32 कीवर्ड बताए थे उसमें एक कीवर्ड था कॉन्स्ट। तो अगर आपने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके किसी वेरिएबल की वैल्यू डाला है तो वो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो जाती है। जैसे मैंने दिया कॉन्स्ट इंट ए इज इक्वल टू 10। अब आपने दे दिया इन कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10, तो मतलब ए हमें 10 की वैल्यू फिक्स हो गई है और प्रोग्राम के पूरे एग्जीक्यूशन होने के बाद भी आपके ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट कीवर्ड। तो आइए देखिए कौन कौन से टाइप होते हैं कांस्टेंट के। जैसे एक हमारा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब a string constant is a sequence of alphanumeric characters enclosed in double quotation mark। कभी भी अगर आप स्ट्रिंग कांस्टेंट देंगे तो स्ट्रिंग हमेशा जब भी इंडिकेट की जाती है तो वो डबल कोटेशन मार्क से की जाती है। डबल कोटेशन मार्क जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल में आपको दिखाया गया कि लिखा गया द टोटल मार्क्स। तो ये जो द टोटल मार्क्स लिखा है इसके इधर और इधर दोनों साइड ओपनिंग और क्लोजिंग में हमने क्या लगा रखा है, डबल कोटेशन लगा रखा है, तो इसे डबल कोटेशन मार्क कहते हैं। और जैसे यहाँ पर RS लिखा हुआ है, रुपीज़ लिखा हुआ है इतना, तो ये जितनी भी चीज़ें जो भी, चाहे वो आपका डिजिट हो, चाहे वो आपका सिंबल हो, चाहे वो आपके कैरेक्टर्स हों, लेटर्स हों, वो सभी को जिस भी चीज़ को आप डबल कोटेशन में रखते हैं वो इंडिकेट कराता है स्ट्रिंग को। इसीलिए कहा गया है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट इज सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, यानी अल्फ़ाबेट भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, कैरेक्टर्स इंक्लूड इन डबल कोटेशन, जिसको भी हम डबल कोटेशन में रखेंगे। तो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज लिमिटेड टू 55 कैरेक्टर्स। ये याद रखिएगा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो कितनी होती है, 255 कैरेक्टर्स होती हैं। अगला आता है न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है, हैज़ अ कांस्टेंट इन अ नंबर, यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट हैज़ अ कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है, एक ऐसा कांस्टेंट है इन नंबर जो कि नंबर में होता है। तो द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, और न्यूमेरिक कांस्टेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या फिर निगेटिव हो। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट जैसे आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट था, सेम ऐसे ही अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू देनी है और वैल्यू आपको कैरेक्टर देना है तो कैरेक्टर को हमेशा हम सिंगल कोटेशन में देते हैं। तो लिखा भी है कैरेक्टर कांस्टेंट इज आइदर अ सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल डिजिट और सिंगल सिंबल। कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी सिंगल डिजिट हो सकती है या कोई भी सिंगल सिंबल हो सकता है विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोटेशन मार्क। लेकिन वो किस में होना चाहिए, एक सिंगल कोटेशन मार्क में होना चाहिए। तो ऐसे कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो हमारे हो गए कांस्टेंट क्या होते हैं और कांस्टेंट के क्या क्या प्रकार होते हैं या क्या क्या टाइप होते हैं। अभी ये टॉपिक हम, ये जितनी भी चीज़ें आज हम आपको बता रहे हैं इसको बस एक इंट्रोडक्शन के तरीके मान के चलिएगा, क्योंकि जब हम एक प्रोग्राम आपको बना करके दिखाएंगे तो वहाँ पर किस चीज़ को हम क्या कह रहे थे वो सभी चीज़ें आपको क्लियर करवाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अगला टॉपिक देखिए, अब यहाँ पर हम आपको एक स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग का। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम राइटिंग इन सी, यानी सी लैंग्वेज को का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। पहले सबसे पहली लाइन जो हमने यहाँ पर लगा रखी है ये हमारा लगा हुआ है जो है आपका फॉरवर्ड स्लैश है, फिर एस्ट्रिक का सिंबल है और उसके बाद में बीच में मैंने कुछ सेंटेक्स लिखा रखा है, फिर एस्ट्रिक का सिंबल है, फिर आपने स्लैश लगा रखा है। तो ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसको हम कमेंट के नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है कमेंट। और प्रोग्राम में कमेंट आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो कमेंट होता है इसको कंपाइलर रीड नहीं करता है, यानी कंपाइलर इस लाइन को स्किप कर देगा, वो इसको नहीं देखेगा। तो ये कमेंट प्रोग्रामर जो होता है अपने प्रोग्राम को समझने के लिए लगाता है कि हम इस जगह पर कर क्या रहे हैं। तो आप चाहें तो कमेंट इस जगह पर दे भी सकते हैं, या अगर आप नहीं भी लगाते हैं तब भी आपके प्रोग्राम में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो जैसे मैंने एक कमेंट लगा रखा है यहाँ पे, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, यानी सी लैंग्वेज में हमारा पहला प्रोग्राम है जो हम बनाने जा रहे हैं वो क्या है या कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लगाया है हैज़ इंक्लूड stdio.h। आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको सबसे पहली लाइन जो देनी होगी हैज़ इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे हैज़ का सिंबल लगाना होगा, फिर इंक्लूड लिखना होगा। इंक्लूड लिखने के बाद में आपको लेस देन का साइन stdio, इसके बीच में आपको स्पेस नहीं देना है।
याद रखिएगा, STDIO का पूरा नाम होता है, STD का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड, I का नाम होता है इनपुट, O का नाम होता है आउटपुट और H का नाम होता है हेडर। यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, और फिर आपने ये ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये एक हमारी सी की लाइब्रेरी फाइल है, यानी प्रीडिफाइंड फाइल है। इस फाइल का यूज़ हम अपने प्रोग्राम में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके अंदर के बने हुए कुछ फंक्शंस का यूज़ अपने प्रोग्राम में करना होता है। इसलिए ये आपकी फर्स्ट लाइन मस्ट होती है, किसी भी प्रोग्राम के लिए आपको ये लाइन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हैज़ इंक्लूड, हम इसमें इंक्लूड कराना चाह रहे हैं कौन सी फाइल को, stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। कोई भी प्रोग्राम में आपको ये लिखना मस्ट होगा। अगली लाइन हमने लगाया हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। तो यहाँ पर हैज़ इंक्लूड कोनियो, CON को ये जो हमने लिखा है कॉन, इसका मतलब होता है कंसोल, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट डॉट एच, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच यानी डॉट हेडर। ये हमारी सेकंड लाइन है और इस सेकंड लाइन का यूज़ किया जाता है आप इसके जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसके जो फंक्शंस होते हैं, जब अपने प्रोग्राम में आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें इस हेडर फाइल का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर लगा रखा है वॉइड मेन। अभी हमने आपको बताया था कि वॉइड एक हमारा जो है डेटा टाइप होता है जो बताता है कि फंक्शन हमारा रिटर्न टाइप है या नॉन रिटर्न टाइप है। फिलहाल अभी हमने यहाँ पर वॉइड मेन बना रखा है, और वॉइड मेन एक फंक्शन आपका ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हर प्रोग्राम में आपको देना होगा, और जब भी कभी उस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होगा वो एग्जीक्यूशन हमेशा इसी लाइन से स्टार्ट होता है। यानी कंपाइलर आपका मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूशन करना शुरू करता है, इसलिए हर प्रोग्राम में मेन लाइन आपकी मेन जो फंक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। यही कारण है इस फंक्शन का नाम ही रखना मेन। नेक्स्ट आपको ये वाला कर्ली ब्रेसेस है, इसको आपको ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद में मैंने यहाँ पर लगाया है प्रिंट अप वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। अभी इस जगह हम सिंपल नॉर्मली ऐसे लिख रहे हैं प्रिंट अप। ये प्रिंट अप हमारा एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, पहले से बना फंक्शन है, जिसको आपके हैज़ इंक्लूड stdio.h में पहले से डिफाइन किया गया है, और इसमें हम प्रिंट कराना चाहते हैं वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। यानी ये हमारा इतना हमारा आउटपुट आ जाए, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। तो ये इतना हमारा आउटपुट आ जाए, इसको हम जो भी आपने डबल कोटेशन में दिया होगा ये पूरा आपको वहाँ पे प्रिंट कर देगा। और लास्ट में ये /n लगा रखा है। /n के बारे में भी अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक एग्जीक्यूशन कैरेक्टर है, ये आपका प्रिंट होकर के नहीं आएगा, बल्कि ये क्या करता है नेक्स्ट लाइन से आपको आउटपुट देने का काम करता है। यानी इसके नीचे अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं प्रिंट अप करके, तो वो जो भी चीज़ आपने अगली लाइन दिया होगा वो नेक्स्ट लाइन पर आएगी, तो वो काम करता है /n। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी ये हमारा आउटपुट होगा, यानी जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पर रन होकर के जो आउटपुट आएगा उसमें लिख के आएगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। नेक्स्ट आपने लगाया गेट ch। ये गेट ch हमने फंक्शन का यूज़ किया है। अभी गेट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, गेट कैर होता है, गेट ch होता है, गेट che होता है, पुट्स होता है, पुट कैर होते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनको हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर गेट ch का यूज़ स्क्रीन को कंसोलिंग करने के लिए, स्क्रीन को बनाए रोके रखने के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि जब तक आप गेट ch अगर आपने लिखा है तो जब तक कीबोर्ड से आप कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करेंगे तब तक स्क्रीन हमारी रुकी रहेगी। तो इसीलिए गेट ch फंक्शन का यूज़ किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर फंक्शन जो है हेडर फाइल लगाई है conio.h, क्योंकि ये जो गेट ch फंक्शन है वो इसी हेडर फाइल के अंदर बना हुआ फंक्शन है। अगर आपने गेट ch लगाया, इस हेडर फाइल को नहीं लगाया तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। अगर आपने इसको लगा रखा है और आपने जो है गेट ch का मेनली गेट ch अगर आपने लगा रखा है तो ये हेडर फाइल आपको लगानी पड़ेगी, और इसके बाद में ये आपने ब्रेसेस ओपन किया था, इसको हम बंद करेंगे। तो ये एक कंप्लीट छोटा सा प्रोग्राम हमारा है जिसके थ्रू हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग हमें कैसे करनी है। याद रखिएगा हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन और ये ब्रेसेस, ये इतना आपको हर एक प्रोग्राम में बनाना ही बनाना होगा। इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यानी जब भी हम आपको कहें राइट अ प्रोग्राम, तो आपको इतना कॉन्सेप्ट बोलने में सबसे पहले आप ये इतनी लाइन बनाइएगा, उसके बाद की चीज़ें फिर आगे धीरे धीरे हम आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे प्रोग्राम बनाना है। अभी इस प्रोग्राम में हमने कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं कराई है, कोई भी वेरिएबल नहीं लिया है, केवल ये प्रोग्राम हमारा सिंपल प्रिंट करने का प्रोग्राम है, और ये प्रिंट क्या करेगा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी। अब इसी तरीके से आप खुद अपने आप से बना करके देखिएगा एक प्रोग्राम जिसमें आप अपने नाम को प्रिंट कराइएगा, यानी राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। ऐसे एक आपको प्रोग्राम बनाना है, और या कोशिश करिएगा कि वो प्रोग्राम में आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन इससे नकल मत करिए, उसको अपने आप बनाने की कोशिश करिए। और जब भी कभी आप कॉपी में लिखिएगा हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, तो इनके बीच में स्पेसेस मत दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे करते क्या है, हैज़ यहाँ लिखते हैं, फिर बीच में काफ़ी स्पेस देने के बाद इंक्लूड लिखते हैं, फिर काफ़ी स्पेस देने के बाद लेस देन का साइन लगाते हैं, फिर उसके बाद में stdio लिखते हैं। तो उस तरीके से प्रोग्राम हमें नहीं लिखना है। लिखने का तरीका हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, आपको इनके बीच में स्पेस नहीं देना है, और इसी टाइप में यहाँ तक का तो आपको हर एक प्रोग्राम में करना ही करना है। यहाँ से
ये हैज़ इंक्लूड से लेकर के यहाँ तक का हर एक प्रोग्राम में करना है। कमेंट के अंदर जो जिस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं वैसा कमेंट आप लगा सकते हैं, और कमेंट लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं लगाना है तो आप मत लगाइए। अभी आगे जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे कमेंट लगा देते हैं तो आपको प्रोग्राम समझने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन अभी अगर आप चाहें तो कमेंट वाली लाइन को स्किप भी कर सकते हैं। आपको इस लाइन से यहाँ तक की लाइनें, यहाँ तक के स्टेटमेंट देने ही होंगे, और उसके बाद में जो भी कुछ आपको कहा जाए, जैसे मैंने कहा प्रिंट योर नेम, तो आपको प्रिंटफ में इन डबल कोटेशन मार्क के अंदर अपने नाम को दे देना होगा, और नाम को देने के बाद कैप्चीएस लगा देना होगा और इसको क्लोज कर देना होगा। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके बारे में आज हमने आपको बताया। अब इसमें हेडर फाइल्स क्या होती हैं, वॉइड मेन का यूज़ हम क्यों करते हैं, फंक्शंस किसे कहते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का क्या यूज़ होता है, स्कैनफ फंक्शन का क्या यूज़ होता है, कमेंट किसे कहते हैं, ऐसे ही कुछ छोटी छोटी सी बातें, और इसके साथ में कुछ नए प्रोग्राम के साथ में आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। तो बच्चों यहाँ से आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, यहाँ से आप कोई भी क्लासेस मिस मत करिएगा, और हमारी आपको यही राय है कि इसके पहले की भी आप कोई भी क्लास मत मिस करिएगा। स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोस उतने ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए तो आप फिर भी अगर चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो वो आप हमसे पूछिएगा। लेकिन आप हर एक वीडियो को एक सीक्वेंस से देखेंगे तभी आपको प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो वो प्रोग्रामिंग आपको समझ में नहीं आएगी। यहाँ से आपके सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए उन सभी को आप ध्यान से देखिएगा। तो आप आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप थैंक यू।